आइबुफेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन किलर। इसको हम प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसकी कैटेगरी क्या है? एनसेड, NSAID। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर की नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 सर स्क्रीन 4। शो नहीं हो रही है। ओके, एक मिनट, ऐसे बता दिया करो तो। यस। अ, हम्म हम्म, ये है एनालिसिस। अब दिख रही है स्क्रीन? यस ये सर। IUPAC नो नेम सर। दिख रहा है? नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। अरे यार, इसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, दिक्कत होती है। रुको एक मिनट। अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? सर ये आपकी आईबू विंडो खुली है, नॉर्मल विंडो। नॉर्मल विंडो खुली है? अरे यार, जो फार्मेसी वाला दिखा रहा है। हाँ एक मिनट, अब आ जाएगा। यस सर, आ गया। अब दिख रहा है? चलो ठीक है ना, बता दिया करो। ठीक है, तो ये है आइबुफेन। इसको प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कैटेगरी है एनसेड, NSAIDs। एन स्टैंड फॉर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, अभी जैसा अंकित ने इसके एग्जाम्पल बताए, जैसे आपका पैरासीटामोल आता है, एसिक्लोफेनेक आता है, डाइक्लोफेनेक आता है, जितने भी पेन किलर्स है, कीटोरोलैक है। ठीक है, वैसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो नहीं पढ़ना, मैं आपको जस्ट एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे ही हमारे बॉडी के किसी पार्ट में इंजुरी होती है, तो हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल की बनी है। तो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड पे जब इंजुरी होती है तो फॉस्फोलाइपेज ए एक्टिवेट होता है। ठीक है, और वो फॉस्फोलिपिड पे काम करता है और अराचिडोनिक एसिड बनाता है। फिर अराचिडोनिक एसिड पे कॉक्स 1 और कॉक्स 2 साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम काम करता है, और इससे पेन मीडिएटर्स बनते हैं, है ना। और ये पेन मीडिएटर्स फिर हमें पेन का एहसास कराते हैं। ठीक है, जैसे आपका साइटोकाइंस हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये सब ऐसे मीडिएटर्स हैं जिनको हम ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं। ये हमें पेन का एहसास कराएंगे, ये रेडनेस कॉज करेंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देंगे। ठीक है, और वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी। तो ये मीडिएटर्स जिन पाथवे से बन रहे हैं, यदि हम उसको ब्लॉक कर दें तो ये मीडिएटर्स नहीं बनेंगे, और ये मीडिएटर्स नहीं बनने से हमारा पेन, सूजन और फीवर, सारी चीजें हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये हमको एग्जाम में नहीं लिखना है, आएगा भी नहीं आपको। ये नेक्स्ट ईयर में आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, मैंने जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बताया। अब हम यहाँ पर देखते हैं आइबुफेन किसका डेरिवेटिव है? प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए नंबरिंग, यहाँ पर आप बेंजीन रिंग देख रहे हैं। ठीक है, और ये बेंजीन रिंग में यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, ये पहला कार्बन 1 2 3। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसकी हमने ये 3 टाइप से नंबरिंग कर दी, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3 4। और ये बेंजीन रिंग की नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका IUPAC नाम क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर 2 4 आइसो ब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका ये नाम कहाँ से आया? देखो, ये आइसो जो आया है वो यहाँ से आया है। देखो ये वाली पोजीशन पे ये मैथिल ग्रुप लगा हुआ है। और ये क्या है? देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये 4 ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1 2 3। ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर क्या है? फिनाइल ग्रुप ऐड है, ये वाला। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, अब ये प्रोपियोनिक एसिड क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 कार्बन है ना, और यहाँ पर ये एसिड ग्रुप ऐड है। ठीक है, तो प्रोपियोनिक एसिड हो गया। ठीक है,
और यहाँ पर ये 4 क्यों आ रहा है, ये वाला? क्योंकि 4 से क्या क्या कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है 4 से? आइसोब्यूटाइल। ये देखो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया 2 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, है ना, तो हो जाएगा आपका काम। मोलर मास इसका होता है 206 ग्राम पर मोल। ठीक है, प्रॉपर्टीज की होती है कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन एक्वस एल्केली, एल्केली मतलब बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। इसके यूजेस हैं, जैसे एज अ पेन किलर यूज होगा, इन्फ्लामेशन में यूज होगा, फीवर में यूज होगा। तो वही सब हमें लिखना है यहाँ पर। तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी होती है जिसमें हमारा जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, तो अर्थराइटिस, गठिया वात, जिसको हम गाउट कहते हैं, तो ऐसी बीमारियों का जो पेन होता है उसमें एज अ पेन किलर काम करता है। डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया क्या होता है, मेनोरिया मतलब होता है पीरियड्स आना फीमेल को। अब यदि ये पेनफुल होंगे तो हम इसको डिसमेनोरिया कहते हैं, और यदि किसी फीमेल को पीरियड्स नहीं आते तो उस कंडीशन को हम एमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, और डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेनोरिया, मतलब पीरियड्स नहीं आना। पीरियड्स किन कंडीशंस में नहीं आते हैं, जैसे पॉलीसाइट्रिक ओवरी सिंड्रोम हुआ, पीसीओडी, पीसीओएस। ठीक है, इस टाइप की जो कंडीशंस होती है उसमें पीरियड नहीं आते, या तो कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। और नेचुरली कुछ फीमेल्स को क्या है, पीरियड्स के दौरान पेन का सेंसेशन होता है। तो उस सेंसेशन को कम करने के लिए जैसे मेफ्टाल प्लस ऐसे कुछ ड्रग्स हैं, मैफेनेमिक एसिड, जो कि एज अ पेन किलर लिए जाते हैं, और आइबुफेन भी लेते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट मेडिकल कंडीशंस इन विच वी यूज पेन किलर। ठीक है, अब इसकी ऑफिशियल फॉर्मुलेशन देखते हैं हम क्या है। ठीक है, ऑफिशियल प्रिपरेशन में क्या आएगा, इसका टैबलेट फॉर्म में आता है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है, और आइबू पैरा के कॉम्बिनेशन में आता है। आइबू पैरा बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ड्रग है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काफ़ी प्रिस्क्राइब की जाती है। और ये WHO जो इजेंशियल मेडिसिन लिस्ट तैयार करता है उसमें भी ये ड्रग शामिल होती है। ठीक है, WHO एक लिस्ट जारी करता है जिसमें सभी कैटेगरी की जो ऐसी ड्रग्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिनकी इफिकेसी अच्छी है, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, तो उन ड्रग्स को शामिल करता है। तो आइबू पैरा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाने वाला ड्रग है, आइबूफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन। तो ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर आपका ये एनाल्जेसिक्स खत्म हुआ। इसके पहले वाले नोट्स मैंने आपसे शेयर कर दिए थे, ये वाला नोट भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, नहीं तो पूरा एक साथ आपके ग्रुप पे अभी लेक्चर के बाद में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। और मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड करता हूँ तो उसकी लिंक भी आपके मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो अभी जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ ये आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी आप नोट्स बना सकते हैं। और आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप नोट्स बनाएं। ठीक है, आप नोट्स जब तक नहीं बनाओगे, अपनी कॉपी में थोड़ा बहुत नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको एग्जाम टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि किसी और के नोट से भी हम नहीं पढ़ सकते, और बुक में तो बहुत लेंदी दिया हुआ है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की कोई भी बुक उठाओगे तो या तो आपको नींद आने लगेगी या तो आपको हेडेक होने लगेगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत लिमिटेड और बहुत ही काम की चीज़ें बहुत समराइज करके लिखी हैं। तो इससे आप पढ़ाई करोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे आपको हर कैटेगरी की डेफिनेशन पता होना चाहिए, उनकी स्टोरेज कंडीशन पता होना चाहिए। यदि आपको एग्जाम में पर्टिकुलर किसी ड्रग की स्टोरेज कंडीशन ध्यान में नहीं आती है तो अपने कॉमन सेंस के आधार पे स्टोरेज कंडीशन आप लोग लिख सकते हो। ज्यादातर ड्रग्स है वेल क्लोज्ड कंटेनर में ही रखी जाती है ना, ज्यादातर ड्रग्स है वो ठंडे वातावरण में ही रखी जाती है ना, ज्यादा टेम्परेचर पे तो कोई ड्रग नहीं रखी जाती। तो ऐसे कॉमन सेंस के आधार पे भी आप लिख सकते हो। IUPAC नेम का ऐसा है कि आपके सिलेबस में जितनी भी ड्रग्स हैं उसमें से स्पेशली ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, ना के बराबर, कि भाई पर्टिकुलर इस ड्रग का IUPAC नेम लिखो। तो किसी ड्रग का यदि आपको IUPAC नेम नहीं भी आता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप उससे रिलेटेड बाकी जानकारी लिख सकते हो। रही बात स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में आपने थोड़ा बहुत कहीं बॉन्ड वॉन्ड गलत कर दिया, एक आध
NH2 छूट गया, हाइड्रोजन छूट गया, तो इतनी माइनर जो मिस्टेक्स हैं इसको कंसीडर कोई भी नहीं करता है, ठीक है। टीचर जो लोग कॉपी चेक करते हैं वो जस्ट देखते हैं कि भाई स्ट्रक्चर बना हुआ है और बेसिक चीज रहनी चाहिए उसमें, बेसिक जो रिंग होती है उतना उसको नजर आना चाहिए, तो आपकी अच्छी मार्किंग हो जाती है। और चूंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर है तो आपकी कॉपी में बस स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, यदि स्ट्रक्चर दिखेंगे थोड़े बहुत, है ना, तो आपकी मार्किंग बढ़िया होगी। अब आपके सिलेबस में बहुत सारे ड्रग्स हैं, जिसमें से जिन ड्रग्स के स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं उन्हीं ड्रग के स्ट्रक्चर यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप उसके थोड़ा सा बेसिक रिंग देख लीजिएगा कि कौन सी होती है उसमें, है ना, और थोड़ी बहुत माइनर सी मिस्टेक कंसीडर की जाती है, उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। और आप जब बहुत सारे ड्रग्स पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी हुआ और यूजेस, यूजेस तो आपको कैटेगरी के आधार पे ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऑफिशियल फॉर्मुलेशन देखनी है, और प्रॉपर्टी तो बहुत सारी ड्रग की सेम रहती है, और ये मॉलिक्यूलर मास ऐसा है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो चल जाएगा, है ना। पर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इस तरह से पढ़नी है जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको ड्रग का क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको लिखना पड़ सकता है, और आपको ड्रग की प्रॉपर्टी, यूजेस, हाँ आपको ड्रग के यूजेस पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी कैटेगरी है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, तो वो किन किन बीमारियों में यूज हो रही है, जैसे मैंने बता तो दिया कि भाई एनाल्जेसिक्स आपकी पेन किलर होती हैं, एंटीपायरेटिक होती है, फीवर को कम करती हैं और स्वेलिंग को कम करती है, लेकिन देखो ये मेडिकल कंडीशंस है ना, जैसे नेक पेन, है ना, तो ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना, जैसे डिसमेनोरिया, ये सब आपको लिखना है, तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। नोट्स बनाना शुरू कर दो, और इससे भी नोट्स बना सकते हो, कोई बुक से भी आप, गाइड वाइड जो है उससे भी आप थोड़ा सा नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये पेन किलर वाला चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। मैं इसको और रिवाइज करा दूंगा, जो स्टूडेंट क्लास में नहीं थे या जो लेट आए हैं तो उनको मैं फिर से एक्सप्लेन करा दूंगा, एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सर 3 स्ट्रक्चर तो बताए हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। सर इसमें एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। इसका जो IUPAC नेम है, हम्म। ये 2,4 आइसो ब्यूटाइल फिनाइल हम्म। प्रोपियोनिक एसिड है। हम्म। लेकिन एक ये बुक थी, उसमें मैंने जब इसका पढ़ा था सर, हम्म। तो 2,4,2 मिथाइल प्रोपाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड था। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा मतलब कुछ। बिल्कुल सही है। एक 2,4,2 केमिकल, का ये जो मीनिंग क्या? IUPAC नेम रहते हैं ना, ये भी 2-3 प्रकार यस से सर। लिखे जाते हैं। तो तुम जो ओके, हाँ बता वो रहे इसमें हो, एक्चुअली 2,4,2 नहीं लिखा है। और इसमें 2,4,2 तो तो मिथाइल और ब्यूटाइल ये अंतर आ रहा है, इसलिए मैंने पूछा कि डबल ये नाम जो कैसे। ये जो नाम मैंने लिखा है ना, ये भी नाम सही है, और आप जो नाम कह रहे हो वो भी सही है। मैंने उसमें जो आप ओके सर। नाम बता रहे हो वो नहीं लिखा है। कुछ बुक में आप जो नाम बता रहे हो वो दिया हुआ है, मैंने भी देखा है, ठीक है। हाँ तो हाँ ये भी सर, नाम मैं आपको भी कहीं ना देख कहीं लिया था। किसी बुक में, किसी गाइड में आपको ये नाम भी मिल जाएगा, ठीक है। ये नाम ओके। सही है, ये नाम करेक्ट है ना, इसको दोनों आप में से जो भी एट ए हाँ टाइम लिख सके। आपके आपके पास जो नाम है बेटा, आपको यदि वो इजी लग रहा है और आप उसको समझ पा रहे हो तो वो वाला नाम आप लिख देना, वो भी नाम आपका सही है, ठीक है। क्योंकि ओके। IUPAC नेम आप जैसे जैसे आप बुक, केमिस्ट्री की बुक में देखोगे तो आपको कई जगह और करके 1-2 नाम, 2-3 नाम भी मिल जाएंगे, है ना, तो वो सब कंसीडरेबल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ओके। नंबरिंग समझ में आ गई, बुक में नंबरिंग ऐसी ही दी होगी, नंबरिंग में तो कोई चेंज नहीं होगा। नहीं, बुक में सर वो नंबरिंग नहीं दी थी शायद। हाँ उसमें बुक नॉर्मल की एक बेंजीन रिंग बना विशेषता के। ये है बेटा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर मैं नंबरिंग आपको बता देता हूँ, और गाइड में, बुक में नंबरिंग नहीं दी रहती है, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से आप देख सकते हो, है ना। तो आपके पास जो अंकित स्ट्रक्चर है, आपको, आपने यदि वो कर लिया है, नोट्स बना लिए, तो आप वो वाला लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं बनाया है, यही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये थैंक यू सर। नंबरिंग है देखो, 1 2 3, ये 3 कार्बन ये हो गए, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। मैंने आपको बताया था ना, 4 कार्बन रहेंगे तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन ब्यूट, है ब्यूटेन। ना। 2 कार्बन रहेंगे तो, ऐसे करके केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था ना पहली क्लास में शायद, बेसिक्स में, है ना। तो यहाँ पर आपके कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। लेकिन ये प्रोपियोनिक एसिड कैसे हो गया, प्रोपियोनिक एसिड ऐसे हो गया कि देखो यहाँ पर ये ग्रुप लगा हुआ है, COOH, ठीक है, इसलिए ये प्रोपियोनिक एसिड हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आइसोब्यूटाइल फिनाइल, ये वाली रिंग कौन सी है, फिनाइल रिंग है, ठीक है। यस।
और यहाँ पर आप देखो नंबरिंग में, ये नंबरिंग में 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये 4 पोजीशन हो गई ये वाली। ठीक है। और यहाँ ठीक है। पर ये क्या जुड़ा हुआ है इसमें, आइसोब्यूटाइल, और ये फिनाइल रिंग हो गई। आ रहा है समझ में? देखो ऐसे ये समझो, तो ये ये ज्यादा आपकी ये फिनाइल ज्यादा रिंग हो इजी है गई, सर। ये आपकी फिनाइल रिंग हो गई है ना, ये आपका हो गया प्रोपियोनिक एसिड, और ये आपका हो गया आइसोब्यूटाइल। ठीक है। ऐसे करके 3 पार्ट में इसको याद कर लेना। ठीक है, तो हो जाएगा। सर ये आधी आधी बनाना रहेगा इसमें स्ट्रक्चर में रिंग इसकी हाँ, ना? ये स्ट्रक्चर आदि आदि बनाना पड़ेगा, 1 2 बार आप बना के देखोगे या कॉपी में बनाओगे तो आपको ये धीरे से याद हो जाएगी, नहीं तो एक अंदाजा रहेगा कि भाई आइबूफ्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा आधा अधूरा सा बनता है। एक आधी रिंग इस तरफ रहती है और एक थोड़ी आधी से ज्यादा रिंग इस मतलब तरफ दो रिंग रहती है। बनाना है, एक का मुंडी इस तरफ लगाना है, इसके एक को हाँ, ऐसे इधर लगाना सही। सर ये कोई ट्रिक होती है या फिर हमें याद ही करना रहता है? कोई ट्रिक आपको पता होगी तो बताओ। नहीं पता है ना, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, इसीलिए कह रहे है। ये कि। वाली ट्रिक सही है ना? ये आइबोप्रोफेन के लिए दो रिंग बनाना है, एक पूरी लगाना है, एक देखो, आधी उठा के इधर करना है। जैसे आपको आइबूफेन का स्ट्रक्चर बनाना है बेटा, तो ऐसे याद रखो, आइबूफेन में एक बेंजीन रिंग बना देना। ठीक है। और हाँ। दोनों तरफ है ना, आधी आधी रिंग बना देना, और एक रिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना, और उसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देना। है ना। 3 CH3 ग्रुप लगा देना, और लास्ट में एक COOH ग्रुप लगा देना, फ्रिज में बस। रख दूं? है ना। आ जाएगा बेटा, है ना, धीरे धीरे समझ में। हम लोग करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी अपनी बहुत ज्यादा क्लासेस कहाँ हुई है ना। और फिर केमिस्ट्री में बेटा ऐसा पार्ट भी तो है, आप लोग ऐसा घबराइए नहीं। केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट भी तो है जो इजी है आपको, अभी जैसे टाइट्रेशन आएगा, तो टाइट्रेशन में ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, है ना। टाइट्रेशन में नहीं है, आपके लिमिट टेस्ट आएंगे तो लिमिट टेस्ट में स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी पूरी केमिस्ट्री स्ट्रक्चर से भरी हुई है ना। उसमें बहुत सा ऐसा पार्ट है, जैसे मैंने आपको डेंटल प्रोडक्ट्स बताए थे, उसमें भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आपके एंटासिड है, उसमें भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं है ना। छोटे छोटे केमिकल फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको पता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, इस टाइप की चीजें। तो ऐसा नहीं है कि पूरी केमिस्ट्री स्ट्रक्चर से भरी पड़ी है। अच्छा, दूसरी चीज, आप केमिस्ट्री का पेपर देखोगे तो आप स्ट्रक्चर नहीं भी बना के आओगे तो भी फेल तो नहीं होगे आप। यदि आप पूरा केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो भी आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर वही है कि जिसको मार्किंग अच्छी चाहिए, नंबर अच्छे लाना चाहता है, तो स्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन भी तो पूछी जाती है ना। हाँ सर, और वो ऑप्शनल में आते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन कि हाँ, जिसमें डेफिनेशन हो और ये किसी आपने में ये बनाना हो? आपने कामना ने बहुत अच्छी बात कही है। देखो, जब पेपर सेट होता है ना बेटा, आपने आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का, तो वो इस हिसाब से सेट किया जाता है कि सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कम से कम 30 40 नंबर का, 30 नंबर का बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देखो, उसमें आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, 80 में से आप खुद देखना, उसमें से 30 नंबर का बहुत आसान रहेगा। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करता है ना, तो 30 नंबर का आसान रहेगा। और वो यदि 30 नंबर का अटेम्प्ट करता है, वो वाला पार्ट, तो उसको कम से कम उसमें से 25 नंबर तो बहुत आराम से मिल सकते हैं। क्योंकि अच्छा, एक चीज ये भी तो है कि बाकी का जो है वो ऐसा तो नहीं कि आप पूरा ही छोड़ दोगे, है ना। अटेम्प्ट तो कम से कम आप 60 70 नंबर का तो बहुत आराम से कर सकते हो, है ना। आपने यदि पूरी कॉपी भरी है, कुछ ना कुछ आपने लिखा है, डेफिनेशंस लिखी हैं आपने, यूजेस लिखे हैं, प्रॉपर्टी, स्टोरेज, ब्रांड नेम, कुछ तो लिख के आए हो आप, तो ऐसा नहीं है, पास तो आप 100% हो जाओगे। जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो ना, ये सबकी मेरी गारंटी है आप लोगों की कि आप लोग पास हो जाओगे। इतना मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा और इतना बता दूंगा कि आप लोग कोई भी फेल नहीं होगे। ठीक है। तो अभी क्या है, अभी केमिस्ट्री की अभी अपनी बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा जैसे जैसे अपनी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, है ना। तो आपको आ जाएगा समझ में, डेफिनेशंस भी पूछी जाती है ना। कई कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ स्ट्रक्चर का उतना रोल ही नहीं है, एक एक आध दो छोटी मोटी रिएक्शन लिखने से आपका काम हो जाएगा। टाइट्रेशन वाला पार्ट अच्छे से कर लो। अब मैं आपको लिमिट टेस्ट बता दूंगा, वो अच्छे से कर लेना। आपका जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज बटा हुआ है ना। और आपको वैसे भी क्या है, जब आपने देखा होगा कठिन जो क्वेश्चन आता है ना, उसका फिर ऑप्शन में भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत ज्यादा आपसे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और अब तो एग्जिट एग्जाम भी आ गया है, तो आपका पेपर इजी ही आएगा, है ना। तो ज्यादा ऐसे डरने वाली, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस जो मैं कह रहा हूँ वो आप करते चलो, जैसे मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा दिया है, तो आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना लो। इतना कर लो, आपके हाथ से खुद बने हुए होने चाहिए।
तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जहां से जो बुक से, मेरे नोट से, मैडम के नोट से, कहीं से भी आपको कुछ समझ में आ रहा है तो वो अपने नोट्स में आप लिख लो। हो सकता है मैंने जो ब्रांड नेम लिखी है वो आपको कठिन लग रही हो, तो आप इजी वाली ब्रांड नेम लिख लो। हो सकता है मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया ये आपको कठिन लग रहा हो, किसी बुक में यदि आसान स्ट्रक्चर दिया हो। मैं देखता हूँ कई बुक में यहाँ पर ये बॉन्डिंग ही नहीं रहती है, ये वाली जो दिख रही है ना, ये बॉन्डिंग नहीं दिखेगी आपको, है ना, ये CS3 ग्रुप नहीं दिखेगा ये वाला। बस ऐसे करके डंडी बनी होगी, है ना, ऐसे करके डंडी बनी होगी और एक बेसिक बेंजिंग रिंग बनी होगी। और यहाँ पर ये वाला ग्रुप लेकिन हर बुक में दिखेगा आपको ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो हो सकता है किसी बुक में ऐसा स्ट्रक्चर हो, तो आप वो भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो कोई गलत नहीं है ना। पर यहाँ मैंने केवल समझाने के हिसाब से थोड़ी नंबरिंग की है, आपको बताया है कि भैया आइसोब्यूटाइल है। आइसो इसलिए क्योंकि आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी होगी ना, तो ये सेकंड पोजीशन पे जो CS3 ग्रुप लगा हुआ है ना, 1 2 3 4, तो इसकी वजह से यहाँ आइसो वर्ड आ रहा है। ब्यूटाइल इसलिए आ रहा है क्योंकि 4 कार्बन है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा आप समझेंगे बेसिक्स को तो स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। एनाल्जेसिक के नोट्स बनाना और इसको रीड करना मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, इसके यूजेस, इसके ब्रांड नेम्स, कॉमन जो ब्रांड नेम्स आते हैं, IUPAC नेम। एनालिसिस कंप्लीट था। हाँ, एनाल्जेसिक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमको 3 ही ड्रग देखना था जिसपे स्टार लगा हुआ है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सर ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइबुफेन। तो अब आप पे डिपेंड सर करता है कि आप क्या क्या लिख रहे हो, है ना। तो आपको यदि किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर याद नहीं आएगा तो उसको छोड़ देना। IUPAC नेम याद नहीं आएगा तो छोड़ देना, बाकी चीजें लिख देना। यदि जैसे 5 नंबर में आएगा तो आपको 3 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे, सर 3 नंबर तो क्वेश्चन आपको मिल ही ना जाएंगे है ना। तो ऐसे सर करके ना आपकी लिखने मार्किंग कम हो सकती है लेकिन फेल नहीं होगे आप, ठीक है, सर सर एक क्वेश्चन क्योंकि ना लिखने से तो अच्छा है या कुछ भी लिख दो। आइसो नहीं, ब्यूटा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो स्टूडेंट कॉपी भर के आता है ना, उसके पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। और जो वही तो स्टूडेंट कह रहा, सोचता खाली है यार छोड़ने मेरे से को तो अच्छा है कुछ कि आता कुछ। नहीं है, मैं क्या लिखूं भगवान, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, तो वो काम से चला जाता है है ना। मैं तो अब इतने साल से कॉपी पहले जाता था कॉपी चेक करने, तो मैं देखता था स्टूडेंट पूछते थे खेत की और वो लिखते थे खलियान की। पर हम सोचते थे चलो कुछ तो लिखा है, कॉपी तो भरी है। तो एवरेज मार्किंग करने से भी स्टूडेंट पास हो जाता है, पता है आपको। जैसे किसी स्टूडेंट ने क्या है, 70 नंबर का पूरा अटेम्प्ट किया है, ध्यान से सुनना, और पूछा खेत का लिखा खलियान का है। तो हम सोचते हैं यार लिखा तो है और थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड भी है, तो एवरेज मार्किंग कर देते हैं। जैसे भाई 5 नंबर का है तो उसको 2 नंबर दे दिए। ऐसे कर करके मतलब 70 में से 35 नंबर तो मिल ही जाते हैं उसको, 30 नंबर तो मिल ही जाते हैं। और इधर सेशनल में आपको आराम से 18 19 इस टाइप के मार्क्स आ जाते हैं। कुल मिला के मान के चलो को आपको 80 में से पास होने के लिए कम से कम 22 23 नंबर ही लाने हैं, है ना। तो आप यदि 70 नंबर का भी अटेम्प्ट करते हो और आपकी एवरेज मार्किंग भी होती है, एवरेज मार्किंग की भाई चलो ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपके आराम से 30 35 नंबर आ जाएंगे। और फेल तो कोई होगा नहीं। और आपको यदि परसेंट बनाना है तो केमिस्ट्री के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी तो है। जैसे आपका सोशल फार्मेसी बहुत इजी सब्जेक्ट है, वहां पर आप खींच सकते हो, है ना। सोशल फार्मेसी काफी इजी है। आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी ज्यादा टफ नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी आपके 10 सिस्टम से सब आप पहले पढ़ चुके हो, 9th 10th में, 11th में, 12th में, तो वो आपका वहां पर आप अच्छी मार्किंग से अपने परसेंट को बढ़ा सकते हो, है ना। और दूसरा आपके लिखना सर बस परसेंट इस इंग्लिश में ही है पूरा, है ना। क्या। लिखना पूरा इंग्लिश में ही है। हाँ, ये आपने सवाल बहुत अच्छा कहा है और पूछा ये है बड़ा भाई, पूरा टास्क है। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी का कोई शब्द आपको यूज ही नहीं करना है, ये बात याद रखना। आप पूरा इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में लिखोगे तो आपकी कॉपी काट दी जाएगी, चेक ही नहीं होगी, पेज पे सीधे पर लाइन खींच देंगे, है ना। क्योंकि आपकी RGPV जो यूनिवर्सिटी है उसमें सारा काम जो होता है फार्मेसी का वो इंग्लिश में होता है, हिंदी का कोई रोल ही नहीं है। इवन वैसे देखा जाए तो आपके लेक्चर्स इंग्लिश में होने चाहिए, है ना। लेकिन अपने MP में एजुकेशन का लेवल उतना खास नहीं है प्राइवेट छोटे कॉलेजेस में। अदरवाइज आपके लेक्चर्स भी इंग्लिश में होने चाहिए और आपको लिखना भी इंग्लिश में ही है। और आपको फार्मेसी की जितनी भी किताबें हैं सब इंग्लिश में मिलेगी। लेकिन वो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी में समझने की दृष्टि से हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ध्यान में रख के बाइलिंगुअल बुक्स छापी गई है ना। लेकिन वो समझने के लिए है, लिखना नहीं है। बाइलिंगुअल आ रही इसका मतलब, हाँ, यूपी कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पर है ऑप्शन, वहां पर ऑप्शन आता है भाई हिंदी में लिखोगे या इंग्लिश में लिखोगे, है ना। और यूपी में स्टूडेंट क्या करते हैं, वहां पर वो इंग्लिश में लिखते लिखते बीच में हिंदी में भी लिख देते हैं,
है ना। तो वहां पर हिंदी इंग्लिश मिक्स भी चलती है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है एमपी में, है ना। क्योंकि एक यूपी का स्टूडेंट था तो बोले हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। मैंने कहा यहाँ नहीं चलता है एमपी में, ऐसा यहाँ करोगे तो फेल हो जाओगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। कुछ स्टूडेंट मैंने देखे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, मतलब कॉपी में क्वेश्चन उतारते हैं और बस लिखते चले जाते हैं। वो पता भी नहीं रहता, उनको भी नहीं पता होता कि वो क्या लिख के राइटिंग अलग समझ में नहीं आती है, लेकिन ऐसे में स्टूडेंट फेल हो जाता है। हाँ, पास कब हो सकता है, जब उसने शुरू में 2 क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट किए हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई वो ठीक ठाक लिख रहा है, तो ऐसे करके ऑन एन एवरेज मार्किंग होती है ना। शुरू के 1-2 क्वेश्चन तो अच्छे अटेम्प्ट करो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने 2 क्वेश्चन भी वो अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए और चेक करने वाले को ऐसा लग रहा है कि नहीं आप थोड़ा पढ़ते हो, है ना, तो फिर वो एवरेज मार्किंग होते चली जाती है ना। और मुझे नहीं लगता यार, आप पहले 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 5 करने पड़ेंगे और वो 5 में से आप 2 क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व ना कर पाओ, है ना। 16 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने 16 दूनी 32, है ना। 2 क्वेश्चन तो अच्छे से सॉल्व कर ही सकते हो आप, क्योंकि उसमें डेफिनेटली 2 क्वेश्चन ऐसी यूनिट से रहेंगे जिसमें स्ट्रक्चर नहीं है ना। तो उस यूनिट को आप अच्छे से कर लो। जैसे जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हम अच्छे से कर लें, तो उसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो हो जाएगा, आप धीरे धीरे, है ना, करेंगे हम लोग। सर और वन भी मैं क्वेश्चन। आपको फिर कुछ ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगा जो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर याद करने में हेल्प करे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। यूनिट 10 में आइबुप्रोफेन के बाद एक ड्रग और है सर, उसका स्टार बेसिक लगा हुआ है क्या? नहीं स्टार नहीं है, वैसे ही मेरे को बस जानकारी चाहिए थी, वैसे ड्रग का नाम इन्फॉर्मेशन। बताओ क्या है? पिरिक्सोकेम सर। पायरोक्सिकेम। हाँ। हम्म। तो पायरोक्सिकेम पे बेटा कौन सी स्टार नहीं ड्रग? लगा है, उसका हमको स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम नहीं पढ़ना है। अच्छा हाँ। पायरोक्सिकेम जो ड्रग है बेटा, ये कॉक्स 2 इनहिबिटर होता है, ठीक है। अच्छा इसका ये हमारे क्लासिफिके सर ये हमारी क्लिनिक में सबसे ज्यादा यूज होती है। हाँ, पायरोक्सिकेम भी पेन किलर है, बहुत बिना ज्यादा सर यूज होता है। पेन किलर भी और फीवर में भी परफेक्ट रिजल्ट सर हाँ, इसका। परफेक्ट चलती है। और भी ड्रग हाँ। है बेटा, मिलॉक्सिकेम है ना। इसका ब्रांड नेम है डोलेज के नाम से आती है सर। अच्छा, तो एक काम और कर सकते हो बेटा, कभी आपको जैसे अपनी कॉपी में बल्क बढ़ाना है ना, तो जो हाँ आप सर। देखो, फार्मेसी का एग्जाम देने बैठोगे तो एक चीज याद रखना, जो दिमाग में फार्मेसी है सब लिख के आ जाओ कॉपी में, खाली मत छोड़ो। कोई व्यक्ति यदि जैसे उसको नहीं आ रहा एक भी ड्रग का नाम याद, अरे तो जो ड्रग सिलेबस में नहीं है उसके बाद वही ड्रग के बारे में लिख दो, तो भी पास हो सकते हो, है ना। जैसे आपके सिलेबस में 4 नाम दिए ड्रग के, इसके अलावा भी बहुत सारी पेन किलर है, कीटोरोलैक भी है। मैं अभी कॉपी चेक करने जाता था तो एक लड़के को क्या पता क्या ध्यान में आया, तो उसने कीटोरोलैक लिखा था और बकायदा लिखा था कि दाढ़ के दर्द में यूज होती है, मतलब इट इज यूज्ड इन पेट्रोल आती है। डेंटल पेन। और बिल्कुल सही लिखा पेट्रोल था। मैं करके ब्रांड नेम है। मैं उसके नॉलेज से काफी इम्प्रेस हुआ था कि उसको मतलब पता है कि कीटोरोलेक एक ऐसा पेन किलर है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, तो उसकी जानकारी कितनी स्पेसिफिक थी। शायद वो काम करता होगा डेंटिस्ट के में। तो आप लोग लिख के आओ बेटा, दूसरे है ना। दूसरी चीजें भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे आपने बताया मेलोक्सिकम है, ये कीटोप्रोफेन है, हम्म। अभी सुल्फनामिक एसिड है। आपको जैसे 16 नंबर में आ गया कि भाई आपको एनालिसिस एनसेड्स के बारे में लिखना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एनसेड के बारे में लिखने के साथ साथ नारकोटिक्स के बारे में भी लिख देते हैं, वो तो क्योंकि गलत। भाई 16 नंबर में आ गया है, कितना लिखेंगे तो नारकोटिक्स भी डाल देते हैं। मॉर्फिन का इमेज बना देंगे, मॉर्फिन का जो वो आता है ना कैप्सूल, मॉर्फिन का चित्र बना देंगे, मॉर्फिन की फैमिली लिख देंगे, को उसमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिख देंगे जो कि कोगनोसी में है। आ रहा है समझ में? तो कोगनोसी का भी डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कोगनोसी को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां के बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो। धतूरा भी तो पेन किलर होता है ना। आपका जैसे ये हुआ ना, मॉर्फिन, मॉर्फिन आप पढ़ोगे कोगनोसी में, और मॉर्फिन के बारे में जो आप कोगनोसी में पढ़ रहे हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेन किलर्स। अब ये क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब आपको केवल पेन किलर के बारे में लिखना है, जो लिखना है लिखो। पूछ ही नहीं रहा है कि भाई एनसेड लिखो, कहीं नहीं रहा है कि भैया नार्कोटिक लिखो। आप तो ये भी लिख सकते हो कि भाई ये शेड्यूल एक्स में आता है, इनका रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना पड़ता है ना, ऐसा
जो आपको आता है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सब आप कॉपी में लिख के आओ, है ना। बस आपने पैरासीटामोल खाया हो, उसका लेबल बना देना, कुछ नहीं आएगा तो। पैरासीटामोल के लेबल पे जो रहता है ना, लेबल भी बना सकते हो आप ड्रग का। तो कुल मिला के आपको कॉपियां भरनी है, और कॉपियों में आपको या तो टू द पॉइंट नहीं लिख पा रहे हो तो इधर उधर की चीजें लिखो, है ना। 16 नंबर में आ गया तो आप उसमें एक मेम्ब्रेन का डायग्राम बना दो, उसमें फॉस्फोलिपिड लिख दो, ऐसा कर लो। फॉस्फोलाइपेज ए, फार्माकोलॉजी डाल दो उसमें। ऐसा बहुत लोग करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके बी फार्मेसी में एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना, ये दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस आप उठा के देखोगे तो सेम लगेगा। लगेगा यार, यहाँ पर भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़नी है, यहाँ पर भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़नी है, यहाँ पर भी हमको कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़नी है, यहाँ पर भी कोलिनर्जिक ड्रग पढ़नी है। कोलॉजी में भी आपको पेन किलर ड्रग्स हैं, और केमिस्ट्री में भी पेन किलर ड्रग्स हैं, है ना। तो लोग क्या करते हैं पता है आपको, पूरी कोलॉजी भर के आते हैं केमिस्ट्री में, तो भी पास हो जाते हैं। और बी फार्मेसी वाले तो ऐसे ही पास होते हैं, क्योंकि कोलॉजी केमिस्ट्री एक ही सेम में रहता है ना। और कोलॉजी आ जाती है समझ में, क्योंकि कोलॉजी में स्ट्रक्चर एक भी नहीं है, उसमें ड्रग के साइड इफेक्ट हैं, डोजेज हैं, ये सारी चीजें हैं, है ना। ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो वही सब जैसे आया क्वेश्चन, तो स्ट्रक्चर नहीं बनाते लेकिन थ्योरी पार्ट पूरा लिख देते हैं, तो उसमें भी फिर पास होने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। क्योंकि आपका केमिस्ट्री ऐसा थोड़ी ना है कि बस स्ट्रक्चर के ही नंबर है, ऐसा थोड़ी ना कि बस स्ट्रक्चर पे ही नंबर मिलेंगे, बाकी चीजों के भी तो नंबर है। इतनी सारी डेफिनेशंस लिखोगे आप, उसकी भी तो वैल्यू है, उसका भी तो इम्पोर्टेंस है। तो हो जाएगा धीरे धीरे। तो कैलाश आप लिख सकते हो, आपको पेन किलर के बारे में जितना नॉलेज है, मैंने जो बताया उससे भी बहुत ज्यादा पेन किलर, एक बहुत ज्यादा ब्रीफ उसका क्लासिफिकेशंस है ना। तो वो आप सब लिख सकते हो, उसमें और कोई। सर जो कॉपियाँ चेक होती है वो यूनिवर्सिटी में होती हैं? आपकी कॉपियाँ चेक बेटा भोपाल में होगी, आरजीपीवी में हो सकती है आपकी कॉपियाँ चेक, या कभी कभी जबलपुर में भी हो जाती है ना। मैं तो भोपाल में था, तो भोपाल में यूनिवर्सिटी जाता था कॉपी चेक करने। रात में मतलब 7-8 बजे तक कॉपियाँ चेक होती है। 8-10 रुपए मिलता है कॉपी चेक करने का, लेकिन वो पैसा 8 महीने बाद देते हैं। और दूसरी चीज, फिर कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो कॉलेज सैलरी देता नहीं है प्राइवेट। तो इससे अच्छा व्यक्ति सोचता है यार कौन कॉपियाँ चेक करे, इससे अच्छा कॉलेज ही चले जाओ, है ना। 10 रुपए में पूरा चूस लेते सर। अरे वो दिमाग खराब होता, बच्चों की राइटिंग समझ में अलग नहीं आती, फिर मन नहीं होता कि एक एक शब्द पढ़ के, एक एक शब्द तो पहली बात कोई पढ़ता ही नहीं है यार, बस थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसा ही है। और वैसे भी जो आप लोग की कॉपियां चेक कर रहे होते हैं, उनकी भी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनको भी मैरिज में जाना है, पार्टीज में जाना है, उनको भी आपस में बहुत सारी चीजें रहती है। अब एक एक शब्द कौन पढ़ते रहता है, पढ़ा पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस लग जाता है कि थोड़ा सा कॉपी में देख के समझ में आ जाता है। और जो व्यक्ति थोड़ा भी पढ़ाई करता है या नॉलेज रखता है, वो फेल नहीं होता है, ऐसा नहीं है ना। अब आप एकदम ही नील बट्टे सन्नाटा हो जाओगे तो काम नहीं चलेगा। आप मेडिकल स्टोर पे हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपको सारा नॉलेज रहता है, हर कैटेगरी के दो दो चार चार ड्रग्स आपको पता रहते हैं। बस वही आपको लिखना है, डेफिनेशंस लिखनी है, थोड़ा सा बीमारी के बारे में लिख दो, है ना। तो हो जाता है काम, कॉपी में लिखते रहो। डायबिटीज आया आपके केमिस्ट्री में, डायबिटीज से रिलेटेड कुछ भी आया तो जितना डायबिटीज के बारे में जानते हो सब लिख दो। टाइप 1, टाइप 2, जुबेनाइल, ये ड्रग वो ड्रग, बस लिखते चले जाओ, हो जाओगे पास, नहीं होगे फेल, है ना। फेल वर्ड तो अपने दिमाग से निकाल ही दो, पॉजिटिव सोचो, और बस सोचो कि भाई मैं आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, है ना। और आप लोग तो यार इतनी क्लास अटेंड कर रहे हो, वो सवाल ही नहीं उठता, आप लोग ऐसा सोचते हो कि 2-2 3-3 घंटे आपकी क्लास हो रही है, कॉलेज में अलग आप लोग क्लास अटेंड करते हो, है ना। अंकित भी सारी क्लास लगभग अटेंड करता है, तो जो यार इतनी क्लास अटेंड करता है वो फेल थोड़ी ना होता है। सर आपकी तो बा अटेंड करता हूँ, बाकी नहीं करता हूँ। अब बाकी कॉलेजेस के बच्चे, आप बिलीव नहीं करोगे, वहां तो क्लासेस ही नहीं हो रही हैं, बच्चे ऑफलाइन आते नहीं है, और टीचर बोलते हैं हम ऑनलाइन क्लास देंगे नहीं। आपके बैतूल में यही तो हो रहा है, और भी तो कॉलेजेस है ना। पूछना जरा, कोई आपका दोस्त हो तो, मेरे को पता है ना। तो बाकी कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस हो ही नहीं रही है। पूरे बैतूल में आपका पटेल कॉलेज बहुत बेहतरीन है, जो आपको ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी दे रहा है, और बकायदा आपकी 3-4 क्लास डेली होती है कि नहीं। मैडम आपको पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तो तीन तीन आपकी होती सर। क्लासेस प्रॉपर हो रही है, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है।
आप वहीं पर ये जो खेड़ी में कॉलेज है ना, वहां से आप पता लगाओ, वहां केवल बी फार्मा वालों की क्लास होती है, एम फार्मा डी फार्मा वाले तो आते ही नहीं है ना। तो अच्छा है आप लोग इतनी क्लास अटेंड कर रहे हो, आप कम से कम सुन तो रहे हो कुछ, कुछ तो आपके दिमाग, कम से कम आप टच में तो हो पढ़ाई के, तो पढ़ाई के टच में भी रहता है ना, वो भी पास हो जाता है ना। और वैसे भी आपका डिप्लोमा है बेटा, कोई डिग्री थोड़ी ना है। डिप्लोमा तो आपको पता है बहुत सुपरफिशियली पढ़ के पास होने के हिसाब से, हल्का फुल्का नॉलेज लेने के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं डिप्लोमा, है ना। तो आपका डिप्लोमा है, तो आप लोग इतना टेंशन मत लिया करो। इजी इजी सी पेपर उठा के देखोगे, इजी सी डेफिनेशन आती है यार। भैया अमाइनो एसिड क्या है, बायोकेमिस्ट्री में सेकंड ईयर में अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप बताइए, इस टाइप के। तो इलेक्ट्रोलाइट के यूजेस क्या है बॉडी में, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आराम से आप लोग पास हो जाओगे, बस नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो आप लोग। चलो अब काफी टाइम निकल गया, अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं। इसको मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, है ना। से आज हम देखेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है। हम भोजन करते हैं, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी लेते हैं। रोटी हमने खाई, रोटी से हमको कार्ब्स मिलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है। और वो ग्लूकोज आपके सेल के अंदर जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, और क्रेब साइकिल्स के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म क्रेब साइकिल के थ्रू होता है। अब ब्लड में यदि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन, ठीक है। ब्लड में यदि ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो, किसी व्यक्ति ने खाना खाया, खाने में उसने दो चार गुलाब जामुन खाए, रसगुल्ले खाए, मीठा खाया, है ना। तो मीठा खाने से उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ठीक है। अब बढ़ गया तो वो बढ़ा क्यों, क्योंकि उसको बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है ना। तो उसमें दो कंडीशंस बनेगी, या तो इंसुलिन कम सिक्रीट होगा, या तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, या बॉडी में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना। बॉडी में रेजिस्टेंस आने का मतलब ये है कि बॉडी में इंसुलिन तो इनफ बन रहा है, लेकिन जो सेल के रिसेप्टार है उससे इंसुलिन बाइंड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ग्लूकोज को अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। मैंने आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था, तो बताया था ना कि ग्लूकोज सेल के अंदर कैसे जाता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, चैनल के थ्रू। मेम्ब्रेन पे चैनल होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। उस होल से ग्लूकोज अंदर जाता है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लार्ज साइज, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, तो वो होल के थ्रू अंदर जाता है। अब वो होल के थ्रू अंदर तब जाएगा जब इंसुलिन नाम की चाबी उस ताले को खोलेगी। अब इंसुलिन या तो है नहीं, तो ताला खुलेगा नहीं, और या तो फिर है चाबी, लेकिन चाबी से ताला फिर भी नहीं खुल पा रहा है, क्यों, क्योंकि ताला जाम हो गया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आ गया बॉडी में। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज, इसको हम मधुमेह भी बोलते हैं। मधुमेह भी बोलते हैं, मतलब मधु मतलब मीठा, तो ये बीमारी मीठे से होती है, तो इसको हम शक्कर की बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मेलाइटिस वर्ड है, इट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीन्स हनी, ठीक है। तो हम इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज मलाइटस, और मलाइटस मतलब होता है हनी, हनी मतलब होता है मीठा, मतलब मधुमेह, ठीक है। मधुमक्खी आपने सुना है ना, वो मधु बनाती है, तो ये मीठे की बीमारी होती है, इसको शक्कर की बीमारी भी कहते हैं। और इस बीमारी को स्लो पॉइजन भी कहा गया है, क्योंकि ये बीमारी इंसान को धीरे धीरे करके मारती है, तिल तिल करके मारती है। कोई डायबिटीज का पेशेंट ऐसा थोड़ी ना हार्ट अटैक जैसा कि एकदम से उसकी जान चली गई, नहीं, धीरे धीरे जाती है, इसलिए इसको स्लो पॉइजन भी कहते हैं, वाइट स्लो पॉइजन, है ना। क्योंकि शक्कर खाओगे तो ग्लूकोज बढ़ेगा, और शक्कर सफेद रहती है, ठीक है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और इसको हम मधुमेह भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, अब सीधी सी बात है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। अब ब्लड में ग्लूकोज यदि बढ़ गया तो वो किडनी से जब ब्लड पास होगा
तो ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन होगा वहां से, है ना, और फिल्ट्रेशन में क्या है, ग्लूकोज यूरिन में आ जाएगा। तो यदि कोई पेशेंट में हमें डायबिटीज के सिम्टम्स नजर आते हैं तो हम उसके यूरिन का टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमको ग्लूकोज नजर आता है ना, ग्लूकोज का अपीयरेंस हम देख सकते हैं उसमें। ठीक है, अब ग्लूकोज आ रहा है मतलब उसको डायबिटीज हो गया है। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, और बढ़ने की वजह से वो यूरिन में सिक्रीट होने लगता है, क्योंकि बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करती। बॉडी यदि ग्लूकोज को यूटिलाइज करके प्रॉपर एनर्जी बना रही होती तो क्या ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ता? नहीं बढ़ता। तो डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है व्यक्ति को। ठीक है, या वो डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, मीठा बहुत ज्यादा खा रहा है लंबे समय से, तो उसको भी डायबिटीज हो सकता है। इसलिए मीठा हमें कम खाना चाहिए थोड़ा सा। कई लोग बहुत मीठा खाते हैं, तो लंबे समय तक जब 5-10 साल तक आप मीठा खाते रहोगे तो फिर आपको डायबिटीज डेवलप हो सकता है। एंड डायबिटिक मे बी अ जेनेटिक डिजीज ऑल्सो, हेरिडिटरी भी हो सकता है कि भाई आपकी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही हो, आपके दादा को हो, आपके परदादा को हो, तो फिर आपको भी होने की पॉसिबिलिटी, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं फिर, है ना। आपके अंदर मतलब वो चीज थी और आपने थोड़ा सा भी मीठा खा लिया तो आपको हो गई। फिर आप बोलोगे साहब मेरा दोस्त भी इतना मीठा खाता, उसको तो डायबिटीज नहीं हो रहा, मेरे को क्यों हो गया? तो ये हेरिडिटी की वजह से हुआ है। ठीक है, मतलब डायबिटीज आपकी बॉडी में होने की संभावना बनी हुई थी और आपने थोड़ा सा भी उसको हवा दी तो वो सुलग गई। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं डायबिटीज के? बढ़ती एज के साथ 40-45 साल के बाद होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमें डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे है? हमारी जो इम्यून सिस्टम है इसके जो फाइटर सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, ये सेल क्या है, कभी कभी हमारे पैनक्रियास का जो बीटा सेल है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है उसको किल करने लगते हैं। तो उसको यदि किल कर देंगे तो वो इंसुलिन बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। इंसुलिन की कमी हो जाएगी और डायबिटीज हो जाएगा। बहुत ज्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस लेने से, ओवर थिंकिंग करने से, ठीक है, तो ये बीमारी आपको हो सकती है। अब हमारे पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज में दो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, एक तो होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, तो इंसुलिन का जस्ट उल्टा काम कौन करता है? ग्लूकागॉन करता है। मतलब ये बॉडी में होम्योस्टेसिस बना के रखते हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है? बॉडी की में बैलेंसिंग, है ना। जैसे यदि ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उसको कौन कम करेगा? इंसुलिन कम करेगा। और यदि ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो उसको बढ़ाएगा कौन? ग्लूकागॉन। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, और दोनों कहाँ से बनते हैं? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज में जो अल्फा बीटा सेल्स होते हैं, है ना, अभी आगे आएंगे, वहां से इनका हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो स्टोरेज कहाँ पर होता है? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में इसका स्टोरेज होता है। ठीक है, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर सेल उसको यूज करती है और एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है डायबिटीज के, है ना? तो इसका पहला सिम्टम है कीटो कीटोनेमिया, कीटोनेमिया। ठीक है, इसमें क्या है, कीटोन बॉडी ब्लड में बढ़ जाती है, जिस वजह से बॉडी पे रैशेस आते हैं और इचिंग होने लगती है। कीटोन यूरिया, अब ब्लड में बढ़ गया कीटोन तो यूरिन में भी बढ़ जाएगा, तो कीटोन यूरिया। एक होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब होता है पेशेंट को बार बार वो यूरिन करने के लिए जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, कंपेरेटिवली वो ज्यादा जाना शुरू कर देता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है प्यास बढ़ जाती है, बहुत प्यास लगती पेशेंट को, उसकी थर्स्ट। ठीक है, तो प्यास बढ़ जाती है पॉलीडिप्सिया में। तो ये सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के। ठीक है, आप कोई पेशेंट ऑब्जर्व करना तो आपको ये सिम्टम्स नजर आएंगे। उसका वेट बढ़ने लगेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा यूरिन जाता है, ठीक है, उसको प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, ये सब सिम्टम्स हैं। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ डायबिटीज। तो एक टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, इसको हम जुबेनाइल भी कहते हैं।
जुवेनाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 15-16 साल के बच्चों को भी हो जाता है, 13 साल के बच्चों को डायबिटीज हो गया तो उनको कौन सा डायबिटीज होता है, टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन की डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है। अब अगला होता, हाँ ये अगला टाइप अभी आएगा। अभी देखते हैं हम पेनक्रिया में जो आइसलेट्स होते हैं वहां पर अल्फा जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन बनाते हैं, और बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, और उसके जो डेल्टा सेल होते हैं वो सोमेटोस्टेटिन बनाते हैं। सोमेटोस्टेटिन अभी हमको कोई रोल नहीं, कुछ नहीं पढ़ना उसके बारे में। ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन और इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये तीन ऐसे हार्मोन हैं जो कि पैनक्रियास के आइसलेट से बनते हैं और ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं। अब ये वाले पेज में देखो, टाइप टू में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये मिडिल एज में होता है, एल्डरली पेशेंट्स को होता है जिनकी एज 45-50 के ऊपर निकल गई है। ठीक है। ओबेसिटी, यदि मोटा पेशेंट है, मोटा कोई व्यक्ति है तो उसको भी डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है। और ये जो बीटा सेल है, एपोप्टोसिस के थ्रू, है ना, अपने आप को किल कर लेती है। ठीक है। एपोप्टोसिस क्या होता है, कोई बताएगा? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है। कभी कभी क्या है, सेल अपने आप को खुद ही मार लेती है, तो उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। जैसे आरबीसीएस का लाइफ स्पान होता है 120 डेज, जो आरबीसीएस सेल है वो 120 दिन बाद स्वयं अपने आप को मार लेता है ना। तो कभी कभी बीटा सेल अपने आप को खुद ही मार लेती है ना, फिर वो मर जाएगी तो इंसुलिन नहीं बना पाएगी। तो एपोप्टोसिस की वजह से भी कभी कभी डायबिटीज टाइप 2 हो जाता है। टाइप 3 होता है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, है ना। आप यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, जैसे आपके बॉडी में इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए जिंक बहुत जरूरी है, और आपकी डाइट में यदि जिंक नहीं है तो इंसुलिन बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से भी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है। टाइप 4 होता है ड्रग इंड्यूस्ड, मतलब कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो डायबिटीज को इंड्यूस करती है। ठीक है। और कभी कभी टेम्परली डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी के दौरान टेम्परली डायबिटीज हो जाता है कुछ महीनों के लिए, 2-4 महीने के लिए, फिर वो अपने आप ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, है ना। तो इसमें किसी व्यक्ति को हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है तो हम उसको सीधी सी बात है हार्मोन के एनालॉग देंगे, है ना। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हम इंसुलिन का यूज करते हैं। तो ये एक तो ओरल रूट से भी दिए जाते हैं और पेरेंटल रूट से भी दिए जाते हैं। तो जो इंसुलिन होता है ये पेरेंटल रूट से दिया जाता है, क्योंकि ओरल रूट से यदि हम इसको देंगे तो लिवर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो इंसुलिन को लिवर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हम इंसुलिन को कौन से रूट से देते हैं? पेरेंटल रूट से देते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते, खुद ही अपने आप को लगा लेते हैं खाना खाने के बाद, है ना, या खाना खाने से पहले भी कभी कभी। ठीक है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का जो ओरल रूट से दिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। तो इसका एग्जाम्पल है, क्लासिफिकेशन आप याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। सल्फोनाइल यूरिया, जिसमें आता है आपका ग्लैमेप्राइड। बाइगोनाइड्स, इसमें आता है मेटफॉर्मिन। मैग्लिटिनाइड्स, इसमें आता है रिपा क्लिनाइड। थायोजोलिडीन्स, जिसमें आता है पायोग्लिटाजोन। लिवर ड्रग्स में आता है ग्लिप्टीन्स, और ग्लूकोसाइड इनिबिटर में आता है एकार्बोज और वोगलीबॉस। आप में से बहुत लोगों ने मेटफॉर्मिन का नाम बहुत सुना होगा, सुना है? मेटफॉर्मिन ड्रग बहुत चलता है। ठीक है। तो आपने, ये बायगोनाइट्स कैटेगरी का है। तो ये इसके सल्फोनाइल यूरिया, ये सब इसके मतलब बेसिक रिंग के नाम है ना। और यहाँ पर इसके ड्रग्स के नाम है। तो ये क्लासिफिकेशन आप लोग याद कर लेना ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का। सल्फोनाइल यूरिया, जिसमें आता है ग्लैमिप्राइड। बाइगोनाइड्स, इसमें आता है मेटफॉर्मिन। मैग्लिटिनाइड्स, जिसमें आता है रिपाग्लिनाइड। थायोजोलिडीन, जिसमें आता है पायोग्लिटाजोन। लिवर ड्रग्स में आता है ग्लिप्टीन्स, और ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में आता है एकार्बोज वोगलिबोस। अब इंसुलिन की जो डिस्कवरी है, इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है। जो कि फेडरिक और बेंटिंग ने की थी 1921 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी खोज कर डाली थी, है ना, कि भाई इंसुलिन जैसी
हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से डायबिटीज जैसा रोग होता है। तो ये इनने ही बताया था। और ये टोरंटो यूनिवर्सिटी में दोनों प्रोफेसर थे, तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इंसुलिन का जो डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा किया जाता है। अब हार्मोन बॉडी बना नहीं पा रही तो उसको बाहर से हार्मोन देते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन के एनालॉग जो रहते हैं, अब देखा वैज्ञानिकों ने भैया कि जानवर भी तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो जानवर में कैसे हो रहा है मेटाबॉलिज्म, जानवर में कैसे कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है उसको कैसे यूज किया जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि जानवरों में भी इंसुलिन है, लेकिन जानवर का इंसुलिन थोड़ा सा अलग था इंसान के इंसुलिन से। तो जानवरों से इंसुलिन निकाल के उसको लैब में थोड़ा सा चेंज कर लिया, और चेंज करके उसकी फॉर्मुलेशन बना के इंसान को देने लगे। तो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने, ये याद रखना आप, इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और इसमें दो चेन होती है, एक तो चेन ए होती है जिसमें 21 अमाइनो एसिड होते हैं, और चेन बी होती है जिसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है इंसुलिन जो होता है इसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और इसमें दो चेन होती है, ए चेन और बी चेन। ए चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 21। बी चेन में कितने होते हैं? 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। अब ये जो चैन ए और चैन बी है, ये सिस्टीन जहां पर रहता है तो डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है एक दूसरे से। दो चैन रहती है, और दोनों चैन कहाँ से जुड़ी रहती है? जहां पर सिस्टीन प्रेजेंट रहता है वहां पर डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। अब इंसुलिन का सोर्स क्या है? ये हमें पिग से मिलता है, सुअर, डूकर जो है, ठीक है, उससे मिलता है। और दूसरा ऑक्स मतलब बैल की आंत से मिलता है। तो एनिमल सोर्स से आने वाला ड्रग है इंसुलिन। कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन सोर्स ऑफ ड्रग्स, तो उसमें आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई आपको दवाइयाँ कहाँ कहाँ से मिलती हैं, तो आपको एनिमल सोर्सेज से दवाइयाँ मिलती है। तो जितनी भी दवाइयों के नाम आपको याद है तो लिख दो वो, है ना। आपको प्लांट सोर्स से, तो प्लांट सोर्स से तो बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है, मेराइन सोर्स से मिलती है ना। तो ये सब आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब ब्रांड नेम क्या है इसका इंसुलिन का, जिस ब्रांड नेम से बहुत ज्यादा आता है ये मार्केट में? ह्यूमलिन, ठीक है, ह्यूमलिन इसका ब्रांड है, और लेंटस। तो ये इसके दो ब्रांड नेम हो गए। अब इंसुलिन की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज वाइट कलर इन अपीयरेंस, वाइट कलर का इसका पाउडर फॉर्म में रहता है, अपीयरेंस होता है। ये ऑर्डरलेस होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन एल्केली, इनएक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इसको डीएक्टिवेट क्यों करते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। और इंसुलिन किससे बना है? प्रोटीन से बना है। तो प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब लीवर के पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे, तो जब इंसुलिन लीवर में पहुंचता है तो उसको लीवर डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। इसलिए इंसुलिन को पेरेंटल रूट से दिया जाता है। नाउ वी मूव टू द स्टोरेज कंडीशन। इसमें आता है स्टोरेज कंडीशन में कूल ड्राई प्लेस पे रखा जाता है, एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 20 डिग्री सेल्सियस, और स्टोर्ड इन फ्रीज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका स्टोरेज हो गया। यूजेस क्या है? रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, टू ट्रीट हाइपरग्लाइसेमिया, और डीएम कॉमा, डीएम का फुल फॉर्म क्या है बताओ? डायबिटीज मेलाइटस, ओके। ऑफिशियल प्रिपरेशन क्या है इसकी? इंसुलिन इंजेक्शन आईपी, और इंसुलिन जिंक सस्पेंशन के फॉर्म में आता है ये। समझ में आया आपको? सोर्स क्या है इसका? पिग और ऑक्स की पैनक्रियाज, ब्रांड नेम है ह्यूमलिन लेंटस, प्रॉपर्टी है वाइट कलर पाउडर, अपीयरेंस इसका कैसा होता है? वाइट कलर का पाउडर। ऑर्डरलेस होता है, स्वीट इन टेस्ट, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन एल्केली, एल्केली मतलब बेसिस, और इनएक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। स्टोरेज में इसका कूल ड्राई प्लेस, एयर टाइट कंटेनर, टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 20 डिग्री सेल्सियस, स्टोर्ड इन फ्रीज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। इसका यूजेस क्या है? रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, टू ट्रीट हाइपरग्लाइसेमिया, और डीएम कॉमा। कभी कभी क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा ब्लड में बढ़ जाए तो पेशेंट को
कोमा हो जाता है। ऑफिशियल प्रिपरेशन है, इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं आईपी, और इंसुलिन जिंक सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं, है ना। बाइगोनॉइड्स और यूरिया, ठीक है, ये दोनों से बनता है आपका मेटफॉर्मिन ड्रग। बाइगोनाइट्स कैटेगरी में कौन से ड्रग्स आते हैं? मेटफॉर्मिन आता है, ठीक है, और फेनफॉर्मिन आता है, और ब्यूफॉर्मिन आता है। ये 3 ड्रग है। फार्मेसी में बेटा सबसे ज्यादा कठिन काम यही है कि फार्मासिस्ट को ड्रग के नाम याद करने पड़ते हैं, है ना। और बहुत सारे ड्रग्स हैं ठीक है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको ड्रग्स के नाम याद हो जाएंगे, और ड्रग्स के नाम याद करना थोड़ा कठिन होता है ना। मेटफॉर्मिन, फैनफॉर्मिन और ब्यूफॉर्मिन, ये 3 ड्रग बाइगोनाइट्स कैटेगरी के हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 2 बाइगोनाइट्स ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाइगोनाइट ग्रुप है, और यहाँ आप देखो 2 ग्रुप है, 2 आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसको बाइगोनाइट्स बोलते हैं, और ये वाला इसका स्ट्रक्चर है बाइगोनाइट्स का। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है, और ये जो ड्रग्स हैं इसमें ये कॉमन स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो आप ये 3 स्ट्रक्चर बना देना एग्जाम में, तो आपका काम हो जाएगा। एक तो आप यूरिया का बना देना, ये यूरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाला है बाइगोनाइट का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर देना एन से। इधर एक बेंजीन रिंग थोड़ी सी बना देना, इधर एक आधी बेंजीन रिंग बना देना, और सब में NH 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 जोड़ देना। ठीक है, तो ये आपका बाइगोनाइट्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो बाइगोनाइट्स हैं ये डायबिटीज टाइप 2 के ट्रीटमेंट में एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन सेंसिटाइजर। इंसुलिन सेंसिटाइजर क्या होते हैं? इंसुलिन सेंसिटाइजर क्या होते हैं? ड्रग्स दैट improve the action of insulin and result in lowering the level of glucose in the blood is called insulin resistance in insulin resistant patients। तो इसको हम इंसुलिन सेंसिटाइजर भी कहते हैं। अब एक डेफिनेशन है जो 1-2 नंबर में कभी पूछ ली जाती है। इंक्रेटिन क्या होता है? ठीक है, इंक्रेटिन होते हैं, इट इज अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट द इंसुलिन सिक्रीशन इन रिस्पॉन्स टू मील। मतलब खाना खाने के बाद इंक्रेटिन जो हार्मोन है वो इंसुलिन हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। ग्लूकोज, ये सब आप पढ़ लेना। अब क्या है, कोई व्यक्ति यदि डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं करवाता है, सपोज उसको अवॉइड करता है, जैसे तैसे उसके साथ जीने की कोशिश करता है, तो उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाती हैं। उसको स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका ब्लड काफी थिक हो जाता है, विस्कस हो जाता है। ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से, खून गाढ़ा होने की वजह से उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है। अब आप मुझे बताओ, यदि खून गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ेगा या नहीं पंपिंग के लिए, है ना। तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट यदि ज्यादा काम करेगा तो हार्ट बीमार पड़ जाएगा। तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। यदि कोई पेशेंट डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं कराता तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पूरी बॉडी में प्रेशर बढ़ेगा। तो हमारी आईज में भी प्रेशर होता है, यदि ये 40 mmHg से ज्यादा हो गया। आई में जो फ्लूइड होता है, हमारी आई राउंड शेप की होती है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, यदि वो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाए तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, तो हमारा विजन ब्लर्ड हो जाएगा। तो डायबिटिक पेशेंट यदि ट्रीटमेंट ना कराए और लंबे समय तक ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई रहे तो पेशेंट अंधा भी हो सकता है, पेशेंट का विजन ब्लर्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसको ग्लाकोमा जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से होती है। अब खून गाढ़ा हो जाएगा तो कहीं भी मतलब आर्टरीज ब्लॉक होने लगेगी, तो ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होगा, ब्रेन भी आपका कमजोर हो सकता है, ब्रेन में भी शॉक का प्रॉब्लम आ सकता है, और किडनी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है यदि कोई डायबिटीज को इग्नोर करे तो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये है फैनफॉर्मिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या क्या है आपका, ये फिनाइल ग्रुप है पहला, दूसरा ये इथाइल है, ठीक है, और यहाँ पर ये बाइग्वानिडिन है, और ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका फैनफॉर्मिन का। ठीक है, अब फैनफॉर्मिन का नाम देखो, यहाँ से इसकी नंबरिंग हुई है 1 2 3 4 5।
ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फिनाइल है, और फिर क्या है, इथाइल है। देखो, वन पोजीशन पे है फिनाइल, इथाइल और बाइग्वानिडीन, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है। ये फैनफॉर्मिन ड्रग का एग्जाम्पल है, और इसके स्ट्रक्चर में तीन चीजें हैं। पहला, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप बना देना। दूसरा, यहाँ पर एक इथाइल, दो कार्बन। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर बाइग्वानिडीन। तो ये जो है ना, यहाँ से इसकी नंबरिंग होगी एन से। ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, और ये जो फर्स्ट पोजीशन है, इस पे क्या ऐड है, फिनाइल और इथाइल। तो इसको हमने आईयूपीएसी नाम इसका कैसे लिखा है, 1 फिनाइल इथाइल बाइग्वानिडीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आप देखना, तो आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस करोगे तो। अब प्रॉपर्टी क्या है, फैनफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड का जो सॉल्ट होता है वो वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, हैविंग बिटर टेस्ट, फ्रीली soluble in water, and its storage is well closed container, and इसके यूजेस हैं गिवन orally in DM। DM मीन्स डायबिटीज मलाइटस। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फैनफॉर्मिन की, इसकी प्रिपरेशन, उसकी फॉर्मुलेशंस जो मार्केट में अवेलेबल है ना। तो ये फैनफॉर्मिन बीपी आईपी के टैबलेट्स आते हैं, और उसका ब्रांड नेम क्या है, डाइपर। बच्चों के आते हैं ना वो डाइपर, हगीज तो उससे आप लोग याद रखना, डाइपर। ठीक है। तो फैनफॉर्मिन का क्या है, ब्रांड नेम डाइपर। अब मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर रहा यहाँ पर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पर देखो 1 1 डाइमिथाइल बाइगोनाइट्स। तो यहाँ पर देखो ये 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गई। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट पोजीशन है, दिख रहा है स्क्रीन, हेलो, यस सर, ये स्क्रीन दिख रही है या नहीं, दिख रही है इसमें। देखो 1 2 3 4 5, ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब आईयूपीएसी नेम देखो, ये फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है बताओ, मिथाइल। मिथाइल। और ये वाला कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 1 और डाई मिथाइल। ठीक है। 1 1 डाई मिथाइल बाइग्वानी बाइगोनाइट, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अपने नोट्स में ड्रॉ करना, और आ जाएगा, धीरे धीरे देखते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो। केमिस्ट्री थोड़ा सा कर लो, बाकी सब्जेक्ट तो आपके हो जाएंगे, है ना। फिर मैं रिवाइज भी करा दूंगा बेटा इसको, है ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसके मेटफॉर्मिन ड्रग का स्ट्रक्चर है ना, मेटफॉर्मिन 1 1 डाइमिथाइल बाइग्वानिडीन। बाइग्वानिडीन तो मैंने आपको अभी बताया, बाइग्वानिडीन तो रहता ही है, जितने भी ड्रग रहेंगे उसमें आपको जो बाइग्वानाइड के डेरिवेटिव्स है उसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। ये आपका फैनफॉर्मिन ड्रग हो गया। कल पढ़ेंगे अब। हम्म। ओके सर। चलो, मैं इसके नोट्स अभी आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ, आप थोड़ा देख लेना। आज हमने देखा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, बताओ कामना, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कुछ बताओ। अंकित आप बताओ, कैलाश। सर डायबिटीज को हाइपोग्लाइसेमिक कंप्लीट। एजेंट ऐसे होते हैं जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। वेरी गुड। ड्रग्स के नाम बताओ। ड्रग्स के डाइपर्स। नाम में सर ये मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, ग्लैमीप्राइड, वोगलीवॉस, है ना, जी ये जो इसके ये ड्रग दो हो टाइप गए। के होते हैं पायोग्लिटाजोन, ठीक है, ये यस इसके सर। ड्रग के नाम हो गए, डेफिनेशन आपने और ये बता दी, है ना। और दो ब्रांड टाइप की नेम होती है बताओ, शायद। इंसुलिन का ब्रांड नेम क्या है, किस नाम से आता है। फिर डायपर बताया था सर एक ये। हाँ, डायपर तो उसका था, फैनफॉर्मिन का, बाइगोनाइट डेरिवेटिव्स का। इंसुलिन का ब्रांड नेम बताओ, इंसुलिन। देखो मैंने दो बताए थे ना,
एक होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक और एक होता है पेरेंटल रूट से दिए जाने वाले। तो पेरेंटल रूट से इंसुलिन ही दिया जाता है ना। और Yes, sir. जो ओरल रूट से दिए जाते हैं उसमें आते हैं ये आपके बाइगोनाइट्स, है ना, मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन, ब्यूफॉर्मिन, ये ड्रग्स, ठीक है। और इंसुलिन का बताओ ब्रांड नेम, किस ब्रांड नेम से आता है इंसुलिन मार्केट में? ये ह्यूमुलिन करके ही आता है, हाँ, ह्यूमुलिन एस ह्यूमलिन, करके। ठीक है, वेरी गुड, जी। शाबाश। तो ऐसे ही धीरे धीरे करोगे ना तो हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। कल हमारी क्लास होगी और आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे थोड़ा सा, मैं आपको और बता दूंगा, एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं उसको हम रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। और टाइट्रेशन वाइट्रेशन बता, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइट्रेशन पढ़ाता हूँ तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। नहीं तो रोज रोज स्ट्रक्चर देख के आप थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो जाओगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को देख के। तो कल हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे, इसको खत्म करेंगे हम और फिर हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। टाइट्रेशन इजी है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आता भी एग्जाम में ओके एसिड सर। बेस टाइट्रेशन क्या होता है ना। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको और उसको हम अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो हमको 16 नंबर, तो 16 में से 14 तो मिलने ही चाहिए यदि क्वेश्चन आता है तो टाइट्रेशन वाली यूनिट से, ठीक है। चलिए तो फिर कल हम लोग मिलते हैं, है ना। ओके, ठीक है काम थैंक यू। ना। ओके सर। आज जो पढ़ाया मैं इसके नोट्स डाल रहा हूँ, ठीक है, एनाल्जेसिक्स के भी पूरे डाल दूंगा और इसके भी डाल रहा हूँ ग्रुप पे। ओके और सर। पढ़ लेना आप लोग, मैं पूछूंगा आपसे अगली क्लास में, ठीक है। ओके। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट।